Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is lecture number 11 of chapter Moving Charge and Magnetism. लास्ट वीडियो में और उससे लास्ट वीडियो में हमने मोशन ऑफ चार्ज को अच्छे से समझा था और ये जाना था कि किस तरह से कोई भी मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और उसके बेसिस पर हमने ये प्रेडिक्ट किया, ये एक्चुअल में प्रूफ भी किया कि कोई भी चार्ज सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। फिर हमने हेलिकल पाथ को समझा अच्छे से और आज वाला जो लेक्चर रहेगा वो पिछले दो लेक्चर के ऊपर जितने भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं उसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल्स आज करेंगे ट्राई, जिसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल आपको मैं करवा रहा हूँ अभी। और इस लेक्चर की शुरुआत अभी जैसे हो रही है तो अभी आप सारे रिजल्ट्स को एक जगह पर लिख लीजिए, क्योंकि सारे रिजल्ट्स आपको टिप्स पर होने चाहिए, तब आप ये न्यूमेरिकल्स को इजीली टैकल कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में पहले। आज मैं 10 ईयर से शुरू कर रहा हूँ, देन हम फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम को थोड़ा सा अच्छे लेवल पर लेकर जाएंगे। एक ड्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन जो सेम स्पीड से किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुए राइट एंगल पर, आपको बताना है कि उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा और टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि जो मास ऑफ ड्यूट्रॉन होता है वो ट्वाइस होता है मास ऑफ प्रोटॉन की। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और जो ड्यूट्रॉन पर चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, ये मुझे बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद हमसे पूछा गया रेडियस का रेशियो बताओ। रेडियस कैसे निकाली थी हमने, याद करना अगर मुश्किल लग रहा है आपको तो सिंपल सा तरीका है, mv²/r को कंपेयर कर दो QVB से। साइन 90 है तो इसलिए 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से अगर आप r को डिफाइन करो, r मिलेगा आपको mv/QB। अब एक चीज देखो, दोनों के लिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो यानी कि रेडियस एक ऐसा फैक्टर बन गया जो सिर्फ और सिर्फ मास और चार्ज पर डिपेंड कर रही है। अल्टीमेटली दोनों के लिए चार्ज भी सेम है, तो रेडियस एक ऐसा फैक्टर है जो सिर्फ मास पर डिपेंड कर रही है। तो मास का रेशियो आपको पता है क्या है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर रेडियस का रेशियो निकालना चाहूँ तो मैं सीधा सीधा ये लिख दूँ, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन में रेडियस ऑफ प्रोटॉन, इट विल बी मास ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स तो कैंसिल हो जाएंगे अगर मैं निकालूं। देखो यहाँ पर अगर मैं आर डी अपॉन में आर पी करूँ, चार्ज से चार्ज कैंसिल, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल, ले देकर यही बचेगा। तो यानी कि जो मास का रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा। तो इससे पता लगा कि जो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन है वो ट्वाइस होगी रेडियस ऑफ प्रोटॉन के। और अगर मुझे ट्रेजेक्ट्री बनाने को बोला जाए तो ट्रेजेक्ट्री भी बना सकता हूं। देखो कैसे, अगर मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड इस तरह से, इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में लेट अस टेक कि भाई एक प्रोटॉन एंटर हुआ। जैसे ही प्रोटॉन एंटर हुआ, अब देखो फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन एंड डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, थंब ऊपर की तरफ। तो ये प्रोटॉन कुछ ऐसे बाहर निकल जाएगा। अगर सेम इसी पाथ से मैं किसी ड्यूट्रॉन को एंटर कराऊं, यहाँ पर अगर मैं, चलो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, मैं सेम यहीं से ड्यूट्रॉन को एंटर करा रहा हूँ, ड्यूट्रॉन की रेडियस डबल है एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन, तो ड्यूट्रॉन कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो रेडियस देखो अगर इसकी R1 है तो इसकी क्या होगी, R2 होगी। तो इस तरह से बाहर निकल जाएगा ड्यूट्रॉन। तो ये क्या हो गया आपके पास ड्यूट्रॉन, ये क्या हो जाएगा प्रोटॉन। क्लियर है, इस तरह से आप ट्रेजेक्ट्री चाहो तो दिखा सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या होगा, डबल, देखो मिल रहा है ना यहाँ पर रिलेशन अपने को। इसी तरह से आपसे पूछा गया कि टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, या मैं से पूछ लूँ कि कौन पहले बाहर निकलेगा या कौन बाद में बाहर निकलेगा, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो जरा एक बार, इसको नोट डाउन करो। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। अब आपसे पूछा है कि टाइम पीरियड का रेशियो बताओ, तो टाइम पीरियड आपको पता ही है। अगर नहीं पता तो देखो घबराने वाली कोई बात नहीं, हम ड्राइव कर लेंगे। टाइम पीरियड कैसे ड्राइव होगा, 2πr अपॉन में स्पीड है ना, 2πr अपॉन में स्पीड। तो अगर ये एक सेमी सर्कुलर पाथ भी हुआ तो πr अपॉन में v, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सेमी सर्कुलर पाथ बन रहा है तो इसलिए πr अपॉन में v कर दो यहाँ पर। अब पाई आर, वी की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए, QBr/m कवर में। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया πm अपॉन में QB। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, πm अपॉन में QB। अगर मैं ये लॉजिक लगाऊं यहाँ पर
तो टाइम पीरियड इज दैट फैक्टर विच डिपेंडिंग ऑन अगेन मास एंड चार्ज। टाइम पीरियड इज अगेन दैट फैक्टर विच डिपेंडिंग ऑन मास एंड चार्ज, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड और पाई ये दोनों चीजें कांस्टेंट है दोनों चार्ज के लिए, तो टाइम पीरियड भी मास और चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। अब देखो जरा, मास पर डायरेक्टली डिपेंड करता है टाइम पीरियड, तो और आपको पता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज सेम होता है। तो अगेन जो टाइम पीरियड होगा, अगेन देखो अभी मैं ट्रेजेक्ट्री रब कर दी है, फिर एक रफ मैं तरीके से बता रहा हूँ आपको। न्यूट्रॉन ने ऐसे घूमकर आना है और प्रोटॉन ने ऐसे आना है, तो ऑब्वियसली अगर मैं देखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा टाइम तक कौन रहा, न्यूट्रॉन रहा। तो टाइम पीरियड का जो रेशो आएगा बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन में टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, वो भी क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। समझ पा रहे हो? जिसका जितना बड़ा ट्रेजेक्ट्री बनेगा उसको उतना टाइम लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ज़्यादा टाइम तक कौन मैग्नेटिक फील्ड में रह पाएगा, न्यूट्रॉन। अंदर एंटर हुआ देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास इज डबल एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन है जो कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऐसा दे दिया गया कि यहाँ से प्रोटॉन किसी भी वेलोसिटी से इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है और सेम डायरेक्शन सेम वे में इलेक्ट्रॉन। आपको ये बताना है यहाँ पर कि इनकी जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो किस तरह की बनेगी। तो देखिए, अगर प्रोटॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में अंदर एंटर हो रहा है तो पहले तो हमको इसका फोर्स निकालना पड़ेगा कि कहाँ पर डिफ्लेक्ट होगा। फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फिंगर को अंदर पॉइंट कर दिया, वेलोसिटी सामने की तरफ देखो, थंब ऊपर। तो अगेन अगर प्रोटॉन जाएगा तो कुछ ऐसे जाएगा। अच्छा ठीक है, पहले ना हमको ये भी जज कर लेना चाहिए कि देखो इस क्वेश्चन को करने का एक ये भी तरीका है, अगर मैं पहले ही मान लो इलेक्ट्रॉन का भी डायरेक्शन निकाल दूं, लेकिन इनके रेडियस में भी तो फर्क होगा ना, इनका सर्कुलर पाथ सेम थोड़ी हो सकता है, क्योंकि दोनों का देखो चार्ज तो सेम है लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन तो ज्यादा है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसलिए सबसे पहले रेडियस का रेशियो निकालते हैं हम। देखो रेडियस आपने भी ड्राइव करी कि क्या है, mv अपॉन में क्यू बी, रेडियस डिपेंड ऑन मास, क्योंकि देखो बाकी सारे फैक्टर तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, चार्ज भी सेम, तो ऑब्वियसली जिसका मास ज्यादा उसकी रेडियस ज्यादा, और आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इससे सीधा सीधा ये पता लगे कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर होगी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो इसलिए अगर आप प्रोटॉन की रेडियस इतनी बड़ी ले रहे हो यहाँ पर, तो आपको इलेक्ट्रॉन को भी देखना पड़ेगा कि फोर्स का लग रहा है। देखो फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन ये पीछे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और थंब नीचे। देखो अगर आप यहाँ पर खुद से लगाकर देख पाओ इसको, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। दोनों की रेडियस में देखो फर्क आ रहा है, तो इस तरह से अपने ट्रेजेक्ट्री बनानी है। अदरवाइज बच्चा क्या होता है, जल्दबाजी में प्रोटॉन को ऐसे निकाल आता है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे निकाल आता है, और ये देखता है कि भाई कई बार इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ जो है वो ज़्यादा बड़ा बना दिया और एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन का छोटा बना दिया, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस होते हैं। इन चीज़ों को समझना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ट्रेजेक्ट्री बनाने से पहले दोनों का रेडियस देख लेना कि रेडियस बड़ा किसका होगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना इतना, पहले आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और तब जाकर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लो जरा। अब इस क्वेश्चन को देखो, मान लो ये वही मैग्नेटिक फील्ड है जो इनवर्ड डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, 4 लोग थे जो भाग रहे थे ग्राउंड पर, और ये मान लो एक बहुत बड़ा दलदल आ गया। आपको ये बताना है सबसे पहले कि इनकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। ट्रेजेक्ट्री के लिए आपको क्या देखना होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। फादर मदर चाइल्ड, मदर मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर दूं, देखो ऐसे, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट ये फिंगर कर दी, थंब नीचे आ गया। तो अभी मेरे को इतना तो कॉमन सेंस है कि इलेक्ट्रॉन की रेडियस सबसे छोटी होगी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा है इसको। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रेजेक्ट्री थोड़ी सी छोटी बना दी मैंने, लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल जाएगा फोर्स खाता हुआ, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। प्रोटॉन के लिए देखिए, अब फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ये, थंब ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली जो प्रोटॉन होगा उसकी रेडियस थोड़ी सी बड़ी होगी, प्रोटॉन ऐसे बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये ना सोचना कि कोलाइड हो गया, नहीं, ये अलग अलग इंस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्रोटॉन ऐसे बाहर निकलेगा, ठीक है। प्रोटॉन के लिए देखो रेडियस जो मतलब है वो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। सीधा क्यों निकल जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन एक अनचार्ज पार्टिकल है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है बच्चों वो क्या है,
0, क्योंकि चार्ज की वैल्यू 0 है। अगर अल्फा पार्टिकल की बात करूं, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्या ये बात मैंने बिल्कुल ठीक लिखी है? थिंक अबाउट इट। मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूं कि एक हीलियम न्यूक्लियस है जो अल्फा पार्टिकल है, तो चार्ज कितना होगा? ट्वाइस, और मास कितना होगा? 4 टाइम्स। अगर मैं रेडियस को कंपेयर करूं, रेडियस क्या होती है? mv/qb। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो ये फैक्टर हटा देता हूं 2 मिनट के लिए। रेडियस किस पे डिपेंड करती है? मास बाय चार्ज पर। तो अगर मैं अल्फा पार्टिकल के लिए लिखूं, अल्फा पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगी? ये m अल्फा अपॉन में क्या हुआ? अल्फा। अगर मैं प्रोटॉन के लिए लिखूं तो प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगी? mp/qp। इसको अगर मैं कन्वर्ट करके लिखूं, मास अल्फा पार्टिकल को क्या लिख सकता हूं? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय mp एज इट इज और QP एज इट इज। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये हो जाएगा 4mp अपॉन में 2QP इंटू में QP अपॉन में mp। यहाँ से ये पता लगता है बच्चों कि अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस है वो ट्वाइस है एज कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल भी ऐसे बाहर निकल जाएगा। समझ पा रहे हो? अल्फा पार्टिकल का रेडियस सबसे बड़ा, डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन थी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल ऐसे बाहर निकला, प्रोटॉन ऐसे बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकला और न्यूट्रॉन सीधा चला गया। आपने यहाँ पर रेशो भी निकाल लिया। क्लियर है? रेशो के लिए देखो 2 ही चीज़ें है ना, मास और चार्ज। तो मास बाय चार्ज का रेशो आपने क्या देखो, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को क्या लिखा? 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल को क्या लिखा? ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो रेशो आ गया आपके पास 2:1। ठीक है? तो इस तरह से हम ये ट्रेजेक्ट्री वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ एडवांस करते हैं, थोड़ा सा अप चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस तो आप कर लोगे अब, है ना? ट्रेजेक्ट्री बनाओ। ट्रेजेक्ट्री बनाने के लिए बस पहले एक बार आप रेडियस का फैक्टर देख लेना कि रेडियस किसकी बड़ी है किसकी छोटी है, अदरवाइज कभी और कोई गलती नहीं हो सकती इसके अंदर। ठीक है? चलो कुछ आगे चलते हैं, इससे कुछ अच्छा करते हैं अब। तो बच्चों ये क्वेश्चन 2019 सीबीएसई एग्जाम में आया था और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर एक प्रोटॉन को हम एक्सेलरेट कर दे एक पोटेंशियल डिफरेंस से और उसको भेज दे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, आपको बताना है कि उसकी रेडियस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दूं। सिनेरियो को समझते हैं पहले। अगेन ये क्रॉस बना कर मैं बहुत बोर हो चुका हूं। आई होप कि आपको भी बहुत बोरिंग लगता होगा ये क्रॉस बनाना। तो मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों इनवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ पर किसी प्रोटॉन को हमने एक्सेलरेट करा, एक्सेलरेट करने का मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने कुछ ना कुछ वर्क डन किया इस प्रोटॉन के ऊपर, जिसकी वजह से इस प्रोटॉन ने कुछ ½ mv² गेन किया। देखो वर्क डन को एनर्जी से कंपेयर करा जा सकता है। कैसे? जब भी मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर किसी चार्ज को भेजूंगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन चार्ज इज बेसिकली योर वर्क डन, या वर्क डन ओवर चार्ज इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर सीधा सीधा कि VQ इक्वल्स टू W, जिसकी वजह से इसको क्या मिली? ½ mv² मिली। तो यानी कि VQ इक्वल्स टू ½ mv²। अगर मैं यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू डालूं, वेलोसिटी क्या होती है आपको पता ही है, वेलोसिटी इज व्हाट? QBR/m। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है? तो अगर यहां पर मैं 1/2 ½ m Q² B² R²/m² लगा दो और ये क्या मिले यहाँ पर आपको? VQ। देखता हूँ फ्रेम में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल आ रहा है। ठीक है? तो देखो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना जरा। इसमें से कैंसिल क्या क्या हो रहा है देखिए। मास से देखो ये मास m है, इस m से एक नीचे वाला m कैंसिल, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ सुंदर सुंदर यहाँ पर। ठीक है? यहाँ पर आपके पास क्या है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है? VQ।
1/2 मास से ये वाला मास कैंसिल, तो क्या बचा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर एम। अगर मैं रेडियस को यहां से डिफाइन कर लूं, रेडियस क्या आएगी देखे, एम वी क्यू और 2 ऊपर, नीचे क्या आएगा आपके पास, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को यहीं रखा, बाकी सारा कुछ हम इधर भेज दी। अब यहां पर भी देखो चार्ज से ये वाला चार्ज कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये सीन बन रहा है। अब रेडियस का एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, देखो रेडियस इज बेसिकली इक्वल टू √2mv, v फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, अपॉन में क्यू बी स्क्वायर, इसमें से 1/b बाहर आ गया, मतलब b का स्क्वायर है तो अंडर रूट बाहर निकाल दूँ इसको मैं, क्या बचा आपके पास, √2mv ओवर क्यू। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेडियस इफ यू वांट टू कैलकुलेट इन दिस पर्टिकुलर केस। अब देखो जरा समझो, अगर आपको ये बोला गया कि डबल कर दिया, किसको डबल कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर देने से अगर v को मैं 2v पुट कर दूंगा, तो आपको नहीं लगता ये पूरा एक्सप्रेशन √2 इंटू में 1/v 2mv अपॉन में क्यू, ये बन जाएगा। ध्यान से देखो जरा, v को बस 2v पुट कर दो, तो जो रेडियस नए वाली रेडियस होगी, नए वाली रेडियस को r डैश बोल रहा हूँ, ये पुरानी रेडियस है, जो नए वाली रेडियस होगी उसमें v को क्या पुट कर दिया, 2v, तो जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या, 2v, इस 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, 2 को बाहर निकाला तो क्या बन जाएगा, √2, ये रहा फैक्टर वो। तो जो नई रेडियस होगी बच्चों r डैश, वो क्या होगी, √2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेडियस। इसका आंसर यही होगा कि भाई जो नई रेडियस है वो पिछली रेडियस का √2 टाइम्स ज्यादा होगी। कहने का मतलब अगर पहले प्रोटॉन आके ऐसे जा रहा था, अब देख लेना डायरेक्शन खुद से, तो अब थोड़ा सा रेडियस क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर है? तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना था। इसमें कुछ भी देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस देकर चार्ज को एक्सेलरेट कराओगे तो वी क्यू को W से कंपेयर करना है, वर्क डन इज बेसिकली वी क्यू और हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि आपने जब चार्ज को धकेला तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई होगी। v का एक्सप्रेशन लगा दिया, यहाँ पर एक्सप्रेशन लगा दिया तो r को फाइंड आउट कर लिया। अब r को आपने देखो, r को आपने इन टर्म्स ऑफ कैपिटल V फाइंड आउट करा यहाँ पर, और v को फिर डबल कर दो। डबल करते ही पता लगा कि √2 टाइम्स क्या, वेलोसिटी बढ़ गई। इसको नोट डाउन कर लो। अगर यहाँ पर 4 टाइम्स करते, अगर मैं आपको बोलता कि पोटेंशियल डिफरेंस 4 टाइम्स हो गया, तो यही आंसर होता कि रेडियस ट्वाइस हो गई। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब यहां पर ना देखो, सीबीएसई कई बार आपके साथ कैसे खेलती है। मान लो आपके पास एग्जाम में टाइम कम है, लेकिन आपको ना ये पता है कि ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री का रेशियो होता है वो हमेशा 2:1 होता है, जैसा कि अभी आपने प्रूव भी किया है कि हमेशा ड्यूट्रॉन की जो रेडियस होगी वो डबल होगी एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन। पर सीबीएसई ना आपके साथ कई बार ऐसे खेल जाती है, वो क्वेश्चन में सिचुएशन कुछ अलग तरह से बना देती है और आपको लगता है कि यार ये तो मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, और ओवर कॉन्फिडेंस में आप 2:1 लिखाते हो। अब आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं जहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। आपको ऐसा बोल दिया कि भाई प्रोटॉन की एक नैरो बीम और ड्यूट्रॉन की एक नैरो बीम जिनका मोमेंटम आपस में इक्वल है, और उनको हमने एंटर करा दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली। अब आपको बताना है कि उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा। अब जो बच्चा जल्दबाजी में पेपर करेगा उसको प्रोटॉन ड्यूट्रॉन नजर आएगा और ये नजर आएगा आखिरी लाइन रेडियस का रेशियो, वो लिखाएगा 2:1, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा देखो, रेडियस का एक्सप्रेशन, रेडियस का फॉर्मूला mv/qb, देखो मैं कितनी बार आज यूज कर चुका हूं इसको, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आपको ये भी पता है कि रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, मोमेंटम अपॉन में क्या भी है ना। अगर आपको इस एंगल से देखना है, mv क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंटम अपॉन में क्या भी। अगर आप रेडियस ऑफ प्रोटॉन देखो तो वो क्या आएगा, p/qpb। रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन देखो तो वो भी क्या आएगा, p/qdb। अब बच्चों एक बात देखो जरा, दोनों का मोमेंटम इक्वल, चार्ज दोनों पर इक्वल, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम, तो इस पर्टिकुलर केस में जो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन है वो रेडियस ऑफ प्रोटॉन के बिल्कुल इक्वल आएगी, और उनका रेशियो क्या होगा, 1:1। अगर यहां पर मोमेंटम इक्वल ना होता तो यही रेशियो क्या हो जाता, 2:1। अगर इक्वल मोमेंटम है प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो गए तो देख लो आंसर क्या चेंज हो गया आपका। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, तो इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सीबीएसई 10 ईयर्स में से, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि देखो सीबीएसई 10 ईयर्स करने का आपको मेन बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको
एक्चुअल में पता लग जाएगा कि 2015 में जब सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया था और 2016 में जब उसी टॉपिक में से क्वेश्चन दिया तो क्या चेंज किया, और देन पिछले 3 साल से सीबीएसई इन टॉपिक्स में कितने क्वेश्चंस पूछ रही है। जिस बच्चे को एंड तक ये पता लग गया कि सीबीएसई किस स्ट्रेटजी पर पेपर बना रही है, पिछले 3 साल में से कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका है वो बदल दिया गया है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल सही जाएगी पेपर को लेकर। आपको पता होगा कि आपको कितना ज़्यादा किस टॉपिक में से पढ़ने की जरूरत है और किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत है। ये आज मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट दे दिया, इसको याद रखना। एनालिसिस करो कि सीबीएसई क्या कर रही है पिछले 5 साल में। 5 साल में क्वेश्चंस का जिस टॉपिक, देखो आपके पास टॉपिक वाइज है, अगर आपका सैंपल पेपर है उस टॉपिक का पिछले 10 साल एनालिसिस करो कि 10 साल में क्या क्या चेंजेस आए, इनके सीबीएसई ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, क्या एक तरह के क्वेश्चन ही पूछ रही है और क्या क्वेश्चंस को पूछने का तरीका बदल दिया है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, जो टॉपर बच्चा होता है उनको हम ऐसे ही ट्रेन करते हैं एंड में। लो बच्चों, अब एक क्वेश्चन में हमने ट्विस्ट डाल दिया। ये 2018 में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने 2018 के सीबीएसई क्वेश्चन को थोड़ा सा और मोल्ड कर दिया है। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2018 का क्वेश्चन क्या था और ये भी बताता हूँ कि मैंने क्या मॉडिफिकेशन की है। तो ये 2018 में पूछा था सीबीएसई ने ऑल इंडिया के सेट सी में। आपको ये बोला कि एक प्रोटॉन तो परपेंडिकुलर एंटर हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड में और एक ड्यूट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए फील्ड में एंटर हो गया। अब आपको ये बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे कि 30 डिग्री पर एंटर हुआ तो यहाँ पर एक हेलिकल पाथ बनेगा, लेकिन इस हेलिकल पाथ की भी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, इस हेलिकल पाथ की भी कुछ ना कुछ रेडियस होगी ना। देखो ऐसे एक सर्कल बन रहा है अंदर की तरफ, फिर ऐसे सर्कल बन रहा है, फिर ऐसे और आगे की तरफ जा रहे हैं। तो आपको दोनों केसेस में रेडियस का रेशियो बताना है। तो देखिए क्या होगा, प्रोटॉन के लिए रेडियस का रेशियो क्या होगा। देखो रेडियस क्या होगी, मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन में चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां पर ड्यूट्रॉन है तो ड्यूट्रॉन के लिए क्या होगा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन वी डी साइन 30। कंसेप्ट आया समझ। यहां पर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। 30 डिग्री पे एंटर हो रहा है तो याद करो मेरा पिछला लेक्चर जहां पर मैंने बताया था कि साइन वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड और कोस वाला अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पर v नहीं आएगा, यहां पर v साइन 30 आएगा अपॉन में क्यू डी बी। अब अगर मैं कंपेयर करूं बच्चों, देखो रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, देखो क्या क्या चीजें कॉमन है, क्या क्या चीजें कॉमन है देखते हैं। मान लो वेलोसिटी सेम थी तो वीपी से ये वीडी कैंसिल हो गया, चार्ज तो सेम होता ही है तो चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया। देखो मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो गया। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देखो मास ऑफ प्रोटॉन बचा एक, ठीक है, और कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से अपॉन में 1 लिख देता हूं। यहां पर क्या बचा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन और साथ में बचा साइन 30, साइन 30 ठीक है, यहां पर साइन 30 आ गया। तो इससे पता लगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन में रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे देख ले अगर सी सारा नीचे से फैक्टर खत्म ही हो गया ना, तो ये ऐसे बन रहा है कुछ इस बार सिनेरियो ऐसे इस तरह से। रेडियस ऑफ प्रोटॉन किस पे डिपेंड करे, सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन पे, और ये डिपेंड किस पे कर रही है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इनटू में साइन 30। मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ प्रोटॉन लिख दो, मास ऑफ ड्यूट्रॉन को ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन इनटू में साइन 30 कितना होता है 1/2। लो जी, यहां पर भी बड़ा ही अजीब सा खेल देखने को मिला है। इस केस में भी जो रेडियस है वो क्या, रेडियस का रेशियो क्या आ गया, 1:1 आ गया। देख पा रहे हो, देखो md को क्या लिख दिया 2mp, तो मैंने mp से mp उड़ा दिया, लेकिन sin 30 क्या होता है 1/2, तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1/1। तो अगर एक प्रोटॉन सीधा और ड्यूट्रॉन 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो जाए, उस केस में भी रेडियस का रेशियो क्या आ रहा है 1:1 आ रहा है। आई होप कि आपको एक कंसेप्ट समझ आया होगा बच्चों, इसको जल्दी से देख लो एक बार। ठीक है, इसको नोटबुक पे साथ साथ अगर करोगे तो मजा आएगा, रिजल्ट के अकॉर्डिंग चलो इस। ठीक है, अब सीबीएसई ने क्वेश्चन पता है क्या पूछा हुआ था, 2 मिनट के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं। सीबीएसई ने ये पूछा हुआ था कि अगर एक प्रोटॉन परपेंडिकुलर एंटर हो जाए और एक प्रोटॉन 30 डिग्री पर अगर एंटर हो जाए तो दोनों की रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो वो तो सिंपल था, देखो रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या होगी, mp vp ओवर qpb। दूसरे केस में क्या हो जाएगी, r' p इज इक्वल टू mp vp साइन 30 डिग्री qpb। सारा कुछ उड़ा दो,
रेडियस ऑफ प्रोटॉन पहले वाली और जो ये 30 डिग्री वाली उसके बीच का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1 में साइन 30 डिग्री, यानी कि जो परपेंडिकुलर गया और जो 30 डिग्री पे गया उसका जो रेशियो आया वो क्या आया 2:1, यानी कि जो सीधा परपेंडिकुलर गया उसका जो सर्कुलर पाथ होगा वो बड़ा होगा, सेमी सर्कुलर पाथ, मतलब उसकी रेडियस बड़ी होगी एज कंपेरिजन टू जो 30 डिग्री पे गया। ठीक है, तो सीबीएसई ने आपसे पूछा हुआ था ये, लेकिन मैंने ड्यूट्रॉन वाला एग्जाम्पल देकर आपको करवा दिया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं और क्या क्या इसमें बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन और है जो सीबीएसई ने 2016 में पूछा था। अब ये नहीं पता है मुझे कि ये दिल्ली में पूछा था या ऑल इंडिया में पूछा था, बट सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया पोटेंशियल डिफरेंस देकर 2000 वोल्ट का और उसको मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा दिया और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आपको गिवन है। आपको ये बताना है कि फाइंड आउट द पाथ। अगर आपसे पूछ रहे ना पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डेट मीन्स आपसे रेडियस पूछी जा रही है। ठीक है, पाथ तो हमको पता है सेमी सर्कुलर, आपसे पूछा जा रहा है कि उस पाथ की रेडियस क्या एक्चुअल में। फाइंड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट्स इनिशियल इफ द फील्ड इज एट 90 डिग्री। पहली कंडीशन ये है कि 90 डिग्री पर एंटर हुआ। तो देखो इसको मैं इस स्पेस में करता हूं, जो साइड में स्पेस हमारे पास है थोड़ा सा अवेलेबल। देखो ध्यान से, पहला कंडीशन क्या है, अगर मैं एक्सेलरेट करा रहा हूं इलेक्ट्रॉन को तो क्या मैं लिख सकता हूं EV इक्वल्स टू हाफ mv², क्योंकि यहां से मुझे v की वैल्यू पता लग जाएगी। v की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, EV बाय 2EV बाय m अंडर रूट। देखो वेलोसिटी की वैल्यू तो ये भी होती है Q/r/m, पर मुझे तो रेडियस ही नहीं पता ना, इसलिए मैं क्या यूज करूँ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें पता है। क्या मुझे 2 पता है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 पता है। पोटेंशियल डिफरेंस पता है कितना है 2000। मास किसका, इलेक्ट्रॉन का मास पता है 9.1 × 10⁻31 और इसका अंडर रूट मुझे करना ताकि मैं वेलोसिटी निकाल सकूं। तो जब बेटा इसको सोल्व करोगे, सोल्व करके आपको क्या मिलेगा 8/3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इससे आपने बच्चों क्या निकाल दी, वेलोसिटी निकाल दी। क्योंकि वेलोसिटी आपने इसलिए निकाली ताकि आप रेडियस निकाल सको। अब आपको पता है कि रेडियस का एक्सप्रेशन डायरेक्ट क्या होता है, रेडियस होता है mv/Qv। अब आपको दोबारा से वैल्यू प्लेस करनी है, मास 9.1 × 10⁻31 इंटू में वेलोसिटी की वैल्यू 8/3 × 10⁻7, चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड है 0.15 टेस्ला अपॉन में 0.15। जब यहाँ से आप रेडियस निकालोगे, रेडियस अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी 1 मिलीमीटर आएगी या 1 × 10⁻³ मीटर आएगी। चेक कर लेना एक बार, अप्रोक्सीमेटली इतनी रेडियस आपको मिलेगी जब सोल्व करोगे। तो ये तो था पहली बात का आंसर। देखो आपने किस तरह से पहले वेलोसिटी निकाल ली और वेलोसिटी का यूज करके रेडियस निकाल दी। ठीक है, ये देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सीबीएसई इंटरफेस पर बेस्ड है। सीबीएसई ने ऐसा पूछा हुआ है, तो आपकी मैंने आधी मेहनत तो यहीं पे खत्म कर दी। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो डेट मीन्स आपने 10 ईयर्स कर लिया। आप बेशक कंपेयर कर लेना, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 10 ईयर्स में आपको। फिर आपको ये बोल दिया गया कि इसको कंपेयर करो, अगर मान लो ये 45 डिग्री होता इनिशियली, तो इनिशियली 45 डिग्री होता तो ये हो जाता है mv sin 45 डिग्री अपॉन में QB। तो आप एक काम करो ना, इस पूरे फैक्टर को ही जो आपने निकाला है, देखो आपने इतना तो निकाल ही लिया mv/QB, तो रेडियस पाथ कैसा होता है, हेलिकल पाथ होता है ना। अगर 45 डिग्री पर एंटर हो रही है तो उस पर्टिकुलर हेलिकल पाथ की रेडियस क्या होती, ये 1 मिलीमीटर इंटू में साइन 45 कितना होता है 1/√2, यानी कि ये हो जाती है आपके पास 1 अपॉन में 1.414, यानी कि रेडियस आ जाती है बच्चों 0.7 मिलीमीटर। ठीक है, हमेशा जो हेलिकल पाथ की रेडियस होगी सेम सिचुएशन के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, मतलब सेम सिचुएशन सॉरी, जैसे कि सारा कुछ सेम था, मैग्नेटिक फील्ड भी, वेलोसिटी भी, मास भी, पार्टिकल चार्ज सब कुछ। देखो यहाँ पर ना साइन 45 साइन 30 कुछ भी अगर जुड़ जाए, ठीक है, तो हमेशा कम मिलेगी आपको। साइन 30 मिलेगा, अगर 30 डिग्री पे एंटर हो गया तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा यहाँ फैक्टर, तो आधी रेडियस हो गई। ठीक है, साइन 45 पर 1/√2 टाइम्स हो गई। ठीक है, इसी तरह से ही अगर मैं साइन 60 पर जाऊंगा, हाँ साइन 60 पर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, √3/2 टाइम्स, नहीं ये भी क्या कम है, √3 1.73 डिवाइड बाई 2। तो हमेशा साइन के साथ कोई भी एंगल होगा
लेस देन 1 होगा एक्सेप्ट 90 डिग्री। तो इस बात को थोड़ा सा कॉमन सेंस से समझ लेना। तो जो रेडियस है वो पहले के कंपैरेटिवली कम हो जाएगी अगर यही पार्टिकल 45 डिग्री पर एंटर होता। अगर ये पार्टिकल 30 डिग्री पर एंटर होता तो यही रेडियस कितनी हो जाती बच्चों, 0.5 मिलीमीटर रह जाती। ठीक है, ये समझने वाली बातें हैं, इनको जल्दी नोट डाउन करो जरा और फिर आगे देखो। तो बच्चों देखो एक और क्वेश्चन है जो सीबीएसई में कभी पूछा गया था। एक प्रोटॉन है जो किसी वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड से किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो गया। 3i कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। आपको बताना है कि उस पर लगने वाला फोर्स क्या है। सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पूछा था 2 नंबर में, लेकिन ये एक्चुअल में आप 2 सेकंड में देखते ही बता सकते हो कि क्या होने वाला है। अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो क्वेश्चन को 2 बार रीड करो, आपको अपने पता लग जाएगा इस पे लगने वाला फोर्स क्या है। देखो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी देखो क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप। मैग्नेटिक फील्ड भी 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। याद करो ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। मुझे बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। देखो अब आपको पता है कि लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होता है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो वी क्रॉस बी निकाले पहले। वी क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या है, आई कैप जे कैप और के कैप। ये +1 में आपको सिखाया होगा मैंने। आई कैप की जगह क्या लगा दोगे आप, पहले वैल्यू लिखो किसकी, वी की, 2 और 3। के कैप में 0 कुछ भी नहीं है, इसके लिए फिर 2 3 0 वैल्यू लिख दिया आपने। ये लिख दी वी की वैल्यू, ये लिख दी बी की वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद देखो जरा, आई कैप 3 इंटू 0 आई कैप में कुछ भी नहीं आया। फिर माइनस जे कैप 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 कुछ भी नहीं आया। और उसके बाद प्लस के कैप 2 3 जा, देखो 2 3 जा 6 माइनस 2 3 जा 6। तो यानी कि 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो अगर मैं बोलूँ कि लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है तो आप बोलोगे क्या, इस पर लगने वाला फोर्स क्या है, 0 है। क्योंकि वी क्रॉस भी देखो मैंने बोला था ना कि सेम डायरेक्शन है। देखते ही हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला। मेरा फर्ज था बताना कि अगर वेक्टर फॉर्म में कुछ भी आ जाए तो कैसे करोगे। एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, जल्दी से नोट डाउन करो। आज क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा करेंगे इस लेक्चर में। तो अब इस क्वेश्चन को बच्चों आप खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना मैंने तो सोल्यूशन देखो कराना ही है। बट वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करना। किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है bx i कैप प्लस 2bx j कैप। ठीक है, 2bx j कैप टेस्ला। और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी थी वो थी 3i कैप प्लस 4j कैप। आपको बताना है कि ये bx की वैल्यू क्या, अगर आपको फोर्स दे रखा है इस पर 6 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो देखो सिचुएशन में पहले आप जो गिवन है ना उसको लिख लो। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि फोर्स मुझे बाय डिफॉल्ट पता है 6 × 10⁻⁻⁹ न्यूटन। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है bx i कैप प्लस 2bx j कैप। लिख लिया जी मैग्नेटिक फील्ड भी। वेलोसिटी पता है आपको, तो वेलोसिटी भी पता है, वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 4j कैप। अब यहां पर आपको bx निकालना है। तो देखो तरीका वही है, पहले तो v क्रॉस b करो जरा, i कैप j कैप के कैप। v यानी कि 3 4 और 0, और b के लिए यहाँ क्या आ जाएगा bx, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2bx और यहाँ क्या आ जाएगा 0। जब मैं इसको सोल्व करूँगा, सोल्व करके देखो i कैप को छुपा दो, क्या बचेगा 4 इंटू 0 क्या 0, ये 0, तो 0 0 बच गया यहाँ पर। फिर j कैप को छुपा दो। ये चीज़ें आपको सोल्व करने आनी चाहिए भाई, देखो खुद से। अगर j कैप को छुपा दो तो 3 इंटू 0 इंटू ये भी 0 हो जाएगा, फिर प्लस के कैप। अब के कैप को अगर हाइड करता हूं तो ये हो जाएगा 6bx माइनस 4bx, 3 2 6 bx माइनस 4bx। तो इसको सोल्व करके बच्चों आएगा 2bx के कैप। तो जो नेट v क्रॉस b को सोल्व करके मिला आपको, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को जो सोल्व करके वैल्यू मिली वो मिली आपको 2bx। और साथ में क्या होगा यहाँ पर चार्ज, फोर्स ऐसे निकलता है ना, फोर्स इज इक्वल टू क्या, v क्रॉस b। और आपको पता लग गया ये सोल्व करके कहाँ पर मिला, अलोंग के कैप मिल रहा है। क्लियर। तो क्या की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर,
1.6 इंटू 10⁻19 -19, राइट, इक्वल्स टू फोर्स कितना है यहाँ पर, फोर्स लगने वाला फोर्स ये रहा 6 इंटू 10⁻19 न्यूटन, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पर bx की वैल्यू निकालनी है, तो bx की वैल्यू क्या होगी, bx को यहीं पे रखो और 6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू में 1/2, इससे आपको bx मिल जाएगा। जब मैं सोल्व करूंगा बच्चों, 2 3 = 6, -19 से -19 कैंसिल, 3 के डिवाइड में 1.6 आ रहा है, क्लियर। तो इससे अपने को ये पता लग रहा है कि जो इसका आंसर होगा वो ऑलमोस्ट कितना होगा, 1.8 आएगा। देखो जब मैं कैलकुलेशन है बिल्कुल सिंपल, 6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये फोर्स चार्ज की वैल्यू, मतलब ये v क्रॉस b सोल्व करके ये आया, bx निकालना है, bx को ही रखो साइड, हम यहाँ ले आओ, तो एंड में ये बचेगा 3/1.6, ठीक है। तो जब सोल्व करूंगा तो bx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.875 टेस्ला, चेक कर लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये आ जाएगा 1.875 टेस्ला, सिंपल है बिल्कुल, इसको भी नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। तो बच्चों आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और मिल जाता है कई बार, आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि लोरेंज फोर्स क्या होता है ये, ठीक है, लोरेंज फोर्स। क्वेश्चन इस पर वैसे बहुत कम आते हैं, बट फिर भी आपको ये चीज़ आनी चाहिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ना होकर एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और एक ऐसा रीजन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक्ट करे और चार्ज पार्टिकल को अंदर एंटर करा दिया, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वो पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल है, उस पर एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और एक लग रहा है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये कम्बिनेशन ऑफ जब फोर्स लगता है एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को नाम दिया गया है क्या, लोरेंज फोर्स। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं कि लोरेंज फोर्स वेक्टर सम है, जस्ट रिमेंबर माय वर्ड, लोरेंज फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए मैं यूज कर सकता हूं क्या ई वेक्टर, और मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैं यूज कर सकता हूं क्या, v क्रॉस b वेक्टर, राइट। जैसी डायरेक्शंस गिवन होगी वैसा हम इसमें पुट कर देंगे। तो इस तरह से जो फोर्स आएगी वो क्या आएगी, क्या कॉमन ले लो, ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, ठीक है। एक एग्जांपल आपको दे देता हूं मैं, देखो एक एग्जांपल आपको देता हूं ताकि आप लोरेंज फोर्स को समझ पाओ। इसकी डेफिनेशन लिख लेना, मैंने रब कर दी है, डेफिनेशन लिख लेना, इतना ज्यादा इसमें मतलब डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे सपोज करो एक ऐसा रीजन है बच्चों कि यहाँ पर मैंने लगा दिया नॉर्थ पोल, यहाँ पर मैंने लगा दिया साउथ पोल, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, आउटवर्ड है। मैं क्रॉस बना कर थक गया हूँ, इसलिए मैं डॉट बना रहा हूँ। बार बार हम एक ही मैग्नेटिक फील्ड ले रहे थे, इनवर्ड, इस पर हमने क्या ले लिया, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। और मान लो कोई क्यू चार्ज इस तरह से जा रहा है, ओहो यहाँ पर गलती कर दी, नॉर्थ साउथ भी बना दिया। आप ऐसा समझो बच्चों कि ये है पॉजिटिव प्लेट, कैपेसिटर मान लो इसको, ये है नेगेटिव प्लेट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है बाहर की तरफ। अब एक ऐसा रीजन हो गया ये जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है ऊपर से नीचे की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है बाहर की ओर। देखो ये ऐसे है, ये जो है ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो था ये डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। हियर आई कैन से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। अब देखें इस पे लगने वाली फोर्स क्या होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां पर एक्ट करेगा, अलोंग जे कैप एक्ट करेगा, नीचे की तरफ तो धकेलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हम कहें, नीचे की तरफ धकेलना। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर फोर्स लगाएगा, देखे फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी सामने, थंब नीचे आ गया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी सामने, थंब नीचे की तरफ आ गया। तो यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है अलोंग माइनस जे कैप,
नीचे की तरफ के लिए बोलूंगा ना माइनस जे कैप। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर फोर्स लगाएगा? हमेशा इस क्यू चार्ज पर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना। देखो ध्यान से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो नीचे लगने वाला फोर्स क्या हुआ? क्या हुई? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाले। देखो लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लो या फिर आप स्क्रू रूल का यूज कर लो, बहुत टाइम से यूज नहीं किया आपने। जो वेलोसिटी है वो कहां पर है? अलोंग आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड क्या? अलोंग के कैप। आई क्रॉस के निकालो, क्या आएगा? आई क्रॉस के। निकाल ले आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। दिस इज आई कैप, दिस इज के कैप। आई क्रॉस के, आई से के की तरफ आओ, आई से के की तरफ आओ। देखो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ इस पर क्या एक्ट कर गया? क्या हुई भी? तो ये इत्तेफाक वाली बात है कि इस पार्टिकल पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा? क्या हुई। देखो दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? क्या हुई प्लस क्या हुई भी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इस पर क्या फोर्स लग रहा है पार्टिकल पर। दोनों फोर्स को ऐड कर देना डायरेक्टली, दोनों की डायरेक्शन क्या? अलोंग माइनस जे कैप, तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर यहां पर मैं पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं, यहां पर मैं पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं, मान लो ये ऊपर अब पॉजिटिव कर दिया, ये नेगेटिव कर दिया, तो यहीं पर ये फैक्टर क्या बन जाएगा? क्या ई माइनस क्या हुई भी। ऐसा क्यों? सॉरी ऐसा लिखूं ना, माइनस क्या हुई प्लस क्या हुई भी। दोनों देखो 180 डिग्री पर आ गए, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फोर्स तो नीचे की तरफ ही लग रहा होगा अभी भी। मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, पार्टिकल भी वी, देखो वी की वैल्यू वही है, बी की वैल्यू भी वही है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो अभी भी क्या हुई भी नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है अब कहाँ लगने लग जाएगा? ऊपर की तरफ। तो इस वक्त अगर मैं पोलैरिटी को चेंज कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिवर्स कर दूं, तो क्या ई लग रहा है ऊपर की तरफ जे कैप में, और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है कहां पर? माइनस जे कैप में। ठीक है, तो इस तरह से अब जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? क्या हुई माइनस क्या हुई भी, या हम देख लेंगे कि दोनों को कैलकुलेट करेंगे अलग अलग और बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ज्यादा में से कम वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि हाँ आपको लॉरेंस फोर्स का पता होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। ये टॉपिक को ना मैं आगे अगले लेक्चर में वेलोसिटी सिलेक्टर में भी करवाऊंगा आपको, जहां पर मैं बताऊंगा कि किस कंडीशन में एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जा सकते हैं, तो उसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। वहां पर मैं इस चीज को दोबारा से यूज करूंगा। अभी मेरा फर्ज बनता था कि भाई एनसीईआरटी में अगर लॉरेंस फोर्स दे रखा है आपको तो बताए कि क्या होता है। तो बच्चों आज का जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। आई होप कि मैंने आपको जिस कैटेगरी के क्वेश्चंस करा दिए तो 10 ईयर्स करते वक्त आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो आप भी फिर भी अपना धर्म समझते हुए 10 ईयर्स एक बार उठा लेना और क्वेश्चंस को ट्राई करते रहना। आज का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल ना देकर कंसेप्चुअल देते हैं। तो मुझे ये बताओ बच्चों, कमेंट बॉक्स क्वेश्चन, हमको पता है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही। अगर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मैं आसपास रखूं तो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। मेरा क्वेश्चन ये है, इफ टू बीम्स ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इफ टू बीम्स क्या लिख दिए? लिख दो, इफ बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर moving parallel to each other, if beams of electron and proton moving parallel to each other, will they repel? तो बच्चों थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम हो गई, लेकिन लेक्चर खत्म होने का टाइम भी हो गया। अगर दो बीम्स, मान लो प्रोटॉन की बीम है और इलेक्ट्रॉन की बीम है, वो पैरेलल चल रही है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगी चलते चलते या रिपेल करेगी? जो भी करेगी आपने मुझे रीजन बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। क्लियर है?
तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट लगेगा और दिमाग लगाना पूरा वेक्टर चलेगा इसके अंदर भी। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर न्यूमेरिकल बेसिस पर हमने खत्म कर दिया है। मूविंग चार्ज पर सीबीएसई में जितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जिस टाइप के पूछे जा चुके हैं, आपसे सारे डिस्कस कर लिए 1 बाय 1। कुछ रह भी जाएंगे तो वो एनसीईआरटी सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे। आपको ये लेक्चर को पूरी ईमानदारी से देखना है, एक एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है और 10 ईयर्स को फिनिश करना है इस लेक्चर को देखते ही सेम डे में। ठीक है, और जो मेरी एकेडमी का पार्ट है बच्चे, उनको पता है मंडे टेस्ट में चैप्टर जो ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 न्यूमेरिकल इसमें से डेफिनेटली डालूंगा मैं। और सबसे बड़ी बात, हाँ, जो बच्चे एकेडमी का पार्ट नहीं है, अगर आप मेरे साथ सिर्फ यूट्यूब से जुड़े हुए हो तो आप हमारी क्वांटम एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। वहाँ पर बस आपसे जब ऐप पूछे कि आप क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर, तो आपने लिख देना एनबी सर क्वांटम, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊँगा। और साथ में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको क्या करना है वो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे अहेड।